दोस्तों, आंखों देखी के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज फिर से भाऊ हमारे साथ हैं। एक दिलचस्प बात आज भाऊ ने कही, बहुत ही दिलचस्प। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो 1989 में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, मैं आजाद हूं। और अमिताभ बच्चन भी थी उसमें, और शबाना आजमी भी थी, और मनोहर सिंह थे, पंकज अच्छा, अनुपम खेर थे। और ये फिल्म 1941 पे एक फिल्म बनी थी हॉलीवुड में, मेरे ख्याल से मीट मीट जॉन डो, हाँ, मीट जॉन डो। और ये उसकी हूबहू कॉपी थी। और जाहिर सी बात है, चूंकि मैं आजाद हूं फिल्म जावेद अख्तर ने लिखी थी, शबाना आजमी के मियाँ ने। तो आप तो जानते हैं जावेद अख्तर लिखते नहीं थे, कॉपी करते थे, और उन्होंने ये फिल्म कॉपी की थी। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आज भाव ने उसको हूबहू कनेक्ट कर दिया जो अभी हो रहा है। एक अनजान से, गुमनाम से, आवारा आदमी को पकड़कर शबाना आजमी, जो कि एक पत्रकार होती हैं, उसको एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी बना देती है, और उसके नाम पर आंदोलन होने लगता है। और एक अंत में उसकी बलि ले ली जाती है, उसकी उसकी कुर्बानी ले ली जाती है, उसकी जान ले ली जाती है, सिर्फ इसलिए कि आपका चैनल चल जाए, आपके हाथ में सत्ता आ जाए। और जो चैनल का संपादक होता है, जो अखबार का, जिसकी भूमिका मनोहर सिंह ने निभाई है, वो एकदम एब्सोल्यूट सत्ता चाहता है। तो जो आज आप देखेंगे कि एग्जैक्टली केजरीवाल उसी रोल में है, अभिजीत दीप के उसी अमिताभ बच्चन के रोल में है, शबाना आजमी खुद ही मंच पे आज, जैसा भाव ने कहा। और इसके पहले भी हम ये होता देख चुके हैं, जब केजरीवाल और अन्ना हजारे ने भी यही किया था, तब तक केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। तो भाव, ये आज आपकी कमाल की एक और एग्जाम्पल्स आपके कमाल के होते हैं। और जब से इन्होंने दिया है, फिर मैंने इसको घूम फिर के इसके एक बड़ा थंबनेल बनाया। तो भाव से ही सुनते हैं कि मैं आजाद हूं और आज मैं कॉकरोच हूं में क्या सिमिलरिटी है भाव। मुझे याद है जब 2011 में ये सब चल रहा था, तब सोशल मीडिया नया नया था, फेसबुक वगैरह। तो उस वक्त ये बार बार पूछा जा रहा था कि पूरा देश अगर गुस्से में खड़ा हो गया तो अमिताभ बच्चन हमारा सदी का, जिसको नायक बोलते हैं, वो कहाँ है। तो उस वक्त मैंने ब्लॉग लिखा था और फेसबुक पर भी लिखा था कि जिसको आप महानायक बोलते हो, वो तो अन्ना से पहले इस मैदान में उतरा था। उस फिल्म का नाम आजाद हूँ था। और बात ये थी कि उससे पहले ही मैंने वो जो जॉन डो फिल्म जो है वो देखी थी, और मैंने बहुत सारों को बोला था ये तो इसने कॉपी मारी है, क्योंकि वो स्टोरी मैंने देखी भी थी, पढ़ी भी थी पहले। बाद में उसका फिल्म मुझे देखने का चांस मिला। बात ये थी वो शुरू कहाँ से होती है। जॉन डो जो फिल्म है उसकी शुरुआत वहां से होती है कि पूरा रिसेशन है, मंदी मंदी का जमाना है, और हर एक को नौकरी से निकाला जा रहा है। और ऐसे में ये एक लड़की है उस अखबार में, और कल से उसको नौकरी नहीं है, बिल्कुल नौकरी नहीं है। तो ये एक झूठी खबर फैला देती है, एक झूठी खबर फैला देती है कि जॉन डो नाम का एक जवान है, लड़का है, और उसने डिक्लेयर कर दिया है कि बस मुझे मरना है, मुझे इस देश में, इस दुनिया में जीना नहीं है, और इसलिए मैं एक बड़ी ऊंची मंजिला इमारत से कूद कर जान देने वाला हूं। इस दुनिया में जीने के लिए ये दुनिया लायक नहीं है, वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा बोगस कॉलम लिख देती है। और उस दिन वो पेपर ऐसा चल जाता है, ऐसा चल जाता है, वो मालिक बोलता है यार तू ये लिखते रहे, तुझे नहीं निकालते, क्योंकि तेरे कॉलम से पेपर चल रहा है। और उस लड़की को वो स्टार जैसा पेश करते हैं, और जब ऐसा हो जाता है लोग गर्मा गर्म हो जाते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आखिर में ये डिमांड आ जाती है कि वो इज जॉन डो, जॉन डो है कहाँ, और ये सिर्फ इसको ही क्यों मिलता है, ये सवाल पूछा जाता है। तब ये उसको प्रेशराइज करते हैं कि भाई तू जॉन डो कहीं से भी पैदा करना। तो वो एक लड़के को कुछ खाने को नहीं है, मुश्किल है, उसको बोलता है मैं खिलाऊंगी, तुमको पैसे भी दूंगी, लेकिन तू जॉन डो बन जाना, और मैं जो डायलॉग देती हूँ वो बोलते जाना। और वैसे एक झूठा मूठा जॉन डो पेश किया जाता है, उसको ही
जावेद अख्तर ने कॉपी किया 30-40 साल के बाद। वो तो बॉलीवुड की, हॉलीवुड की भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। तो आजाद हूँ तो मेरा गैरी ख्याल है गैरी बहुत कूपर, पहले गैरी वो कूपर भी। थे उस फिल्म में। हाँ, तो ये बात ये थी कि अमिताभ की भी फिल्म आई, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। या 2011 में अन्ना आंदोलन हो गया, उसके मुझे मेरा ख्याल है 15-20 साल पहले की फिल्म थी। तो मैंने बोला 1989 अन्नी भाव, को आ जाए। 1989। हाँ, 1989। तो बात यह है कि अन्ना आ जाए, उसके पहले अमिताभ बच्चन ने शुरू किया है नाटक। ये नाटक अभी दिखाई दे रहा है ना, वो नाटक केजरीवाल वगैरह चला रहे, वो पूरा ना हुआ, देखने वाले भूल गए। उस समय 20 साल के थे, 40 साल के हो गए, उनको याद नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इस ढंग से लोगों को उकसाया जाता है हमेशा। मैंने इस पर मराठी में कविता लिखी थी की कोणी दिली हाक हे धावत सुटले, फुटपाथवरच्या पोरांचे या राष्ट्र कुठले, ऐसे कविता मैंने लिखी थी कि एक उदात्त का नारा कोई देता है और ये बच्चे बेचारे भूखे नंगे रास्ते पर रहने वाले उसके पीछे दौड़ पड़ते। बिल्कुल यही बात होती है। वो उम्र का तकाजा है कि हम सब बदल डालेंगे। मुझे याद है बलराज साहनी का बेटा था अजय साहनी, उसकी भी 70 के जमाने में शायद फिल्म आई थी, जमाना बदल डालो। वो भी इसी ढंग की थी, क्योंकि वो उम्र होती है। देखो 15 से 25 तक ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, जोश आता है, तो बोलता है ये दुनिया में बदल सकता हूँ। ऐसे ऐसे जो हिंदी फिल्म में एक फेमस डायलॉग है कि बेटा गुस्से में बाहर निकल जाता है तो माँ चिंतातुर होती है और बाप बोलता है जाने तो 4 दिन जाने के बाद लौटाएगा जब आटे दाल का भाव पता चलेगा। तो ये हर उम्र का एक मसला होता है। तो वैसे ही आज है। और दोनों बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं उनको मालूम है कैसे हैंडल करना। मैंने पिछले हफ्ते किसी के पॉडकास्ट में बोल दिया था, ये लोग भूल रहे हैं कि जिनके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हो, जो कोई संपादक हो गए, पत्रकार हो गए, बुद्धिजीवी हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, पॉलिटिकल पंडित हो गए, ये भूल जाते हैं तुम डरा रहे हो जिसको तंदूर से, वो ज्वालामुखी से पैदा हुए। तो ज्वालामुखी की आग झेल कर जो बाहर निकले वो तंदूर से नहीं डरते यार। ये तमाशा चलता है। और इन्होंने बड़ी चालाकी से ये कैमोफ्लेज खड़ा कर दिया। ये बात कितनी विचित्र है कि मैं मोदी का समर्थक हूं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र भाऊ ही हमेशा डिस्क्लोज करता है। कितनी अजीब बात है देखो। और बाकी जो मोदी के खिलाफ है, मोदी को दुश्मन मानते हैं, वो साले मोदी के जाल में फंस जाते हैं। अब देखो पिछले 1-1.5 महीने से बात चल रही है, ये पार्टी तोड़ दी, तृणमूल पार्टी तोड़ दी, वहां से 22 MP लाए, उद्धव के पार्टी से 6 तोड़े, इधर लाके एकनाथ शिंदे के उधर रख दिए, उधर आम आदमी पार्टी तोड़ी। क्यों तोड़ी, क्यों तोड़ी, क्यों तोड़ी? नहीं भैया, हमको तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये मामला, और 2/3 क्यों चाहिए कि हमको 4-5 बिल है ऐसे कि जिसमें 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। हाँ, तो अचानक कॉकरोच ऐसे आ गया कि मानो कॉकरोच ने 2/3 मेजोरिटी का मसला खा लिया। किसी को याद नहीं है कि पूरी राजनीति पार्लियामेंट सेशन में होने वाली है। तो कॉकरोच का आंदोलन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले शुरू हो गया और आहिस्ते आहिस्ते सब लोग भूल गए कि भाई मसला 2/3 का है, उस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। ये जो बात होती है ना, अब आप देख लो, मुझे बोलो ये हॉर्मुज का क्या मामला है? हॉर्मुज, किसी को याद है हॉर्मुज क्यों निकला है? हॉर्मुज का मसला क्या है? अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान ने इधर ड्रोन छोड़े, मिसाइल छोड़े, यूएई, अबू धाबी, सऊदी, इस पर इतना नुकसान हो गया। बीच में तुर्की आ गया तो तुर्की पर भी छोड़ दिया। ये सब चल रहा है। अरे लेकिन शुरुआत कब हुई यार? ईरान और अमेरिका का मसला शुरू कहां से हुआ? तो पुराना है कि भाई तुम परमाणु बम मत बनाओ। ये तो झगड़ा 20-30 साल पुराना है, नया क्या है उसमें? तो अचानक ये अमेरिका, हॉर्मुज, ये क्या है?
अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कुछ 6-7 महीने पहले ईरान पर हमला कर दिया। अब ये इजराइल वहां कहां से आ गया? तो इजराइल तो हमेशा वॉर मोड में रहता है, जैसे बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और इजराइल हमेशा वॉर मोड में रहता है। अब इजराइल का वॉर कहां से शुरू हो गया? गाजा, है ना? गाजा वाले जो फिलिस्तीनी है, जिहादी है, उन्होंने उनका कंपाउंड तोड़कर 1200 लोगों का अपहरण किया था, कुछ लोग मार डाले थे। वहां से वॉर शुरू हो गया और कहां पहुंच गया? 3 साल हो गए, 2023 की बात है, आज हम 26 में है, 3 साल होने को आए और गाजा और इजराइल का वॉर फैलते फैलते कहां पहुंच गया? देखो, आज कोई गाजा पर बोल नहीं रहा है। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा पर्स लगाकर घूम रहे थे, सेव गाजा सेव गाजा। किसी को याद तक नहीं है शुरुआत गाजा से हुई है। तो ये जो कॉकरोच का मामला है वो शुरू नीट से हुआ था, NEET, है ना? अब ये कहां तक फैल गया? हमको प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हमको मोदी का इस्तीफा चाहिए, फिर राहुल गांधी वहां जमीन पर लेट जाते हैं, सब तमाशा चल रहा है। नीट का क्या है? उसकी तो परीक्षा हो गई, वो बच्चे कुछ निकले 1-2 नंबर वाले, वो तो एडमिशन लेने चले गए, उनके नाम पर ये लड़ाई लड़ रहे। और जिनकी लड़ाई है वो तो घर में बैठे या किसी मेडिकल कॉलेज में वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइन लगाकर खड़े हो गए। वो ये किसकी लड़ाई लड़ रहे? वो तो बच्चे निकल गए ना। तो इसको कैमोफ्लेज बोलते। कैमोफ्लेज जो होता है युद्ध नीति में, वो ऐसा होता है कि आपको गलत निशाने पर घुमा दो, ऐसा डाइवर्शन निकालो कि जाओगे जाओगे जाओगे, आखिर तक कहां पहुंचे यार? अनुपम मिश्रा है कहां, पता ही नहीं। अनुपम मिश्रा एक हीरो यहां निकला, हम निकल गए उधर, और अनुपम मिश्रा है वही बैठा है। तो इस ढंग से ये पूरा आंदोलन जहां निकल गया, और वो भी बात छोड़ो, पार्लियामेंट सेशन हो गया, पहले 3 दिन तो हो चुके। अब इसमें इतना घुमावाएगा कि जब एक्चुअली क्रिटिकल बिल्स पार्लियामेंट में आएंगे, उस वक्त तो ये थके मारने होंगे। आपको मालूम है ना, हम गावस्कर के जमाने वाले हैं। गावस्कर बीच में एक मैंने वो वाजपेयी एक्टर है ना, किसका नाम भूल गया मैं, मनोज वाजपेयी, उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि मैं महेश भट्ट के पास गया था, तो वहां विवियन रिचर्ड्स, तो मैंने उसका नमस्कार किया, आप प्रशंसा की कि आप कितने बड़े हो, तो बोला मैं बड़ा नहीं, बड़ा तो गावस्कर है, रिचर्ड्स बोल रहा है। तो बोला कैसे? बोला उसने एक भी रन भारतीय बॉलर्स के खिलाफ नहीं निकाला है, और उसके ज्यादा से ज्यादा रन जो फास्ट बॉलर्स की बैटरी थी वेस्ट इंडीज की, उनके खिलाफ था। तो गावस्कर ओपनिंग में आता था, पहले 2-3 ओवर एक भी रन नहीं निकालता था। ये जोर जोर से दौड़कर आकर फास्ट बॉलिंग करने वाले होते हैं ना, वो 1-2 तीसरी ओवर में थक जाते, और चौथी ओवर से गावस्कर उनको पीटना शुरू करता था। तो पहले 2 हफ्ते जो है पार्लियामेंट सेशन के, वो कॉकरोच में, राहुल गांधी के तमाशे में चले जाएंगे, और जब एक्चुअली क्रिटिकल बिल आएंगे पार्लियामेंट में, तब ये इतने थके मांदे होंगे कि अपना पाव उठाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। समझे रणनीति क्या होती है? इसको बोलते हैं रणनीति। भाव, रणनीति पे ही सवाल कर लेते हैं आपसे। कल संजय सिंह ने भी ट्वीट किया और आज आप भी कह रहे थे कि देखिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के घर के सामने लिटा दिया गया और केजरीवाल का पूरा एजेंडा राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया। पहले केजरीवाल को अलाउ किया गया कि तुम कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू प्रदर्शन करो। सारी बातें सही हैं, मुझे आपकी बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक बात लगती है कि भाई हिंसा किसी भी हालत में रोकी जानी चाहिए थी। देश के राष्ट्रीय राजधानी में, देश के नेशनल कैपिटल में हिंसा हो रही है, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। ये तो मतलब आप देखिए, वो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी वाला कह रहा है कि हम दिल्ली के सारे भिखारी उठा लाए।
और सबको लाके हमने बैठा दिया। वामपंथी आ रहे थे, सपा के लोग जा रहे थे, कहां कहां से लोग आ रहे थे। तो क्या भारत सरकार को इसकी खबर नहीं थी? इसको हिंसा तक क्यों पहुंचने दिया गया? तो हिंसा तक पहुंचा ऐसा मैं नहीं मानता, कुछ तो करने देना चाहिए भाई। कुकर की हवा भी निकलनी जरूरी होती, नहीं तो कुकर फट जाता है, ये समझो आप। अब जो कुछ हुआ है उससे भी थोड़ा बढ़कर और थोड़ी हिंसा होगी, चिंता मत करो। ये तो चिटपुट हिंसा है। अरे इसके पहले की जमाना अपने देखा नहीं, नागपुर में 1994 में एक आदिवासियों का मोर्चा आया था विधानसभा पर। नागपुर में एक विधानसभा का सेशन, विंटर सेशन होता है महाराष्ट्र का। उस तर वहां गोवारी नाम की एक आदिवासी जमात है, उनका मोर्चा आया था। तो वो मोर्चा चाहता था कि कुछ भी करके हमको आदिवासी मिनिस्टर से मिलना है। वो उनका नाम मैं भूल गया, वो थे। तो उनको मिलने से रोका गया। तो रोका गया तो किसी ने बोला कि पुलिस लाठीचार्ज करेगी। पुलिस ने लाठी तक नहीं उठाई, सिर्फ एक दूसरे पे गिरकर 122 लोग मरे हुआ, महिलाएं, बुढ़े, बच्चे। चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार। उसको गोवारी हत्याकांड बोला जाता है। उस चौराहे पर उनका एक स्मारक बनाया हुआ है। बिना लाठी उठाए 122 लोग मर गए। तो ये आप समझ लो, ये वायलेंस कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हमने भी आंदोलन में हिस्सा लिया है। 74 की बात आपको बता दूं, मुझे कल ही मेरा एक पुराना फ्रेंड है, उसका सोलापुर से फोन आया था, भाऊ याद है साले हमने लाठियां खाई थी। हम उस वक्त जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था तो हमने मुंबई में विधानसभा को घेरने का आंदोलन किया था। बहुत सारे अलग अलग संगठन थे। तो जब पुलिस लाठी लेकर टूट पड़ी तो जान बचाने के लिए सब भाग रहे थे। तो उसकी याद उसने ताजा कर दी। वो भागते भागते चर्चगेट स्टेशन पर आ गया। तो चर्चगेट स्टेशन के 3 दरवाजे, 2 दरवाजे बंद थे, और लॉ कॉलेज की तरफ से जो दरवाजा था उधर से वो घुस रहा था। उसको लाठी ऐसी लगी कि उसकी पतलून निकल गई, सिर्फ अंडरवियर बची थी। वो बोला भागू, तो कहाँ भागू। तो वो भागते भागते एक टैक्सी खड़ी थी उसमें घुस गया और बोला यार मुझे वर्ली लेके छोड़ दे। तो उससे उस टैक्सी ड्राइवर ने पैसे तक नहीं लिए थे, जिसका नाम दिलीप कदम, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ आगे चलकर। तो उसने मुझे फोन किया, भाऊ याद है मेरी हालत क्या हुई थी। उसको वायलेंस बोलते, ये हुआ, इसको वायलेंस नहीं बोलते। इसमें पुलिस पीटे गए, लेकिन पुलिस को बताया गया भाई थोड़ा तो कड़वा डोज झेलना पड़ेगा। तो ये होता है। उससे उससे उनको भी जोश आता है कि हम जीत गए, लेकिन जीत नहीं गई। उसमें मलहम लगाया गया कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पर लाकर लेटा दिया गया। तो अब उनकी हवा चल गई है। अब आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अब बात यह है कि कॉकरोचों का जो फोकस था वो राहुल गांधी उठा ले गए, और इससे गुस्सा कौन हुआ है? गुस्सा किसको आया? गुस्सा आया है राहुल गांधी के खिलाफ संजय सिंह बोले तो कॉकरोच वाले संजय सिंह का निषेध कर रहे। तो अच्छी लगी है ना यार, अच्छी लगी। हाँ, विद्वानों में मतभेद हो गया, सब अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं भाव। लेकिन कमिंग बैक टू दैट फिल्म, मैं एक बार फिर से बात करूं भाव, जिस फिल्म की बात कर रहे थे अभी आप लोगों के सामने, मैं आजाद हूं। मैंने आपको बताया कि एक मीट जॉन डो करके फिल्म आई थी 1941 में, और जैसा भाव ने कहा कि मैंने पढ़ा भी है, तो एक रेपुटेशन करके एक स्टोरी 1922 में छपी थी सेंचुरी मैगजीन में। तो बाद में उस पर फिल्म बनी है जिसमें फ्रैंक कापरा वगैरह को लेकर शुरुआत हुई। तो कहानी भी आप पढ़ सकते हैं, फिल्म भी आप देख सकते हैं, दोनों यूट्यूब पर उपलब्ध है। लेकिन भाव जो उसमें रोल था, एक पत्रकार का एक रोल था, एक एडिटर का रोल था जो मनोहर सिंह ने अदा किया था, और जो सत्ता पे पूरा कब्जा करना चाहता था, आपने देखा। तो आज की तारीख में मैं मान के चलता हूं कि लोगों ने अभिजीत दीपके को खड़ा कर दिया, मैं कॉकरोच हूं करके, मैं आजाद हूं की जगह। और अमिताभ बच्चन तो उसने बनना नहीं है, उसकी एक कुर्बानी ही ली जा रही है, क्योंकि
आगे पीछे अभिजीत दीपके पे इतने मुकदमे हो जाएंगे कि उसकी जिंदगी उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसी हो जाएगी। इसमें अब कोई संदेह बचा है, और केजरीवाल उसको यूज कर रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं आज ही देख रहा था कि दहिया को निकाल दिया, अभिजीत दीपके चुपचाप बैठे और मंच पे बोल रहा है राका। और राका कौन है? खांटी आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही पुराना आदमी है। तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल पूरा आंदोलन अपने हाथ में ले रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। संजय सिंह राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, कॉकरोचेस संजय सिंह को टोक रहे हैं। तो आज की तारीख में ये आंदोलन किसी के हाथ में बचा भी, अगर कॉकरोचेस संजय सिंह से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी, सुना राहुल गांधी जंतर मंतर जा रहे हैं, राहुल गांधी को भी समझ में आ गया कि कॉकरोचेस हमारे फेवर में बोल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के ही खिलाफ, तो ये आंदोलन अब किसके हाथ में है भी किसी के हाथ में कि नहीं? मुझे तो लगता है ये आंदोलन है ही नहीं, ये मीडिया की स्पेस में है। एक बात आप समझ लो, मीडिया की स्पेस में है, आम जनता के जिंदगी में ये आंदोलन है ही नहीं। हाँ, एक बात होती है कि लेबोरेटरी में भी कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहां भी इंसान होते हैं, इसका मतलब वो जन आंदोलन नहीं हुआ। एक लेबोरेटरी में 40-50 साइंटिस्ट है, उनके असिस्टेंट है, इसका मतलब वहां इंसानों का आना जाना लगा रहा है, इसलिए वो वहां चल रहा है, वो जन आंदोलन नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट है। तो वैसे ही मीडिया की स्पेस में जो डॉन जो की आपने बात की, या मैं आजादों की बात की, उस जमाने में सिर्फ मीडिया ही लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाला रास्ता था। आज वो बचा नहीं, वो रास्ता है ही नहीं। लोग घर बैठे ही दुनिया की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए अब देखो वांगचुक, अरे वांगचुक कौन है? अरे यार, उसके नाम पर 400 पेटेंट है, उसने इधर वो किया, आर्मी के लिए वो किया, ये सब जो हुआ था। भाव एक भी पेटेंट नहीं है, 0 पेटेंट, एक भी पेटेंट नहीं है उसके नाम। देखो, अगर सिर्फ मीडिया की बेस पर लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती तो वो सच था, लेकिन आज लोगों के पास अल्टरनेट रिसोर्सेस है, अल्टरनेट सोर्स है। तो इसलिए जॉन डो के तरीके से, मैं आजाद हूं के तरीके से ये आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। वो जगह जगह पर पंक्चर हो सकता है, और हो गया है। तो अब इनकी बात ये कि ये लटक गए बीच में, अब वहां से निकलेंगे कैसे? अब ये, मैं आजाद हूं के तरीके से निकले थे, लेकिन ये आकर पिपली लाइव में अटक गए। याद है ना, पिपली लाइव भी उसी ढंग की आंदोलन की बात थी। तो लोग जानते हैं, अब लोगों का भरोसा मीडिया से उठ गया। लोग जानते हैं कि मीडिया बोल रहा है, आप फिर तो सरासर झूठ होगा। आज मीडिया की क्रेडिबिलिटी आप देखो, आपको मुझे लोग क्यों सुन रहे? क्योंकि लोग मीडिया से उब गए कि अगर यूट्यूब वाला कोई बोल रहा है कि वांगचुक बोगस है, तो लोग मानेंगे वांगचुक बोगस है। 50-60% लोग मानेंगे कि वांगचुक बोगस है। क्यों? कि यूट्यूब वाला बोल रहा है वो बोगस है, और मीडिया बोल रहा है वो तो महान है। पत्रकारों की, मीडिया कर्मियों की क्रेडिबिलिटी आज 0 हो गई है, और इसके बार बार सबूत आ रहे। आप लोग ओपिनियन पोल करते हो, ये करते हो, आपका अंदाजा हमेशा गलत निकलता है। आप ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट करते हो, और आपको पता, अब वही वो माहौल क्या है, मैं उसका रेफर क्यों करता हूं। परसों की बात है, नीट की परीक्षा में टॉपर आए हुए बच्चों का कुछ था, उनके पेरेंट्स से ये वहां पहुंच गया और उनसे बात कर रहा है, इसका क्या? और वो उसका तो सुनता नहीं, जिसके सामने माइक पकड़ाएगा उसकी तो बात सुनेगा नहीं, वो इधर उधर देखते रहेगा। तो लोगों को भी पता चला ये बोगस है, ये एजेंडा लेकर आते। और बहुत सारे मुझे आज ही सुबह एक फोन आया था कि आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता हूं, बहुत सारे सेलिब्रिटी को कितने पैसे दिए गए इसका ऑथेंटिक सबूत दे दूंगा, किसको सिंपैथी देने वाले कुछ लिखो या कुछ पोस्ट डाल दो। तो अब लोग समझने लगे, लोगों को पता है कि क्या बोगस है क्या सच है। क्योंकि एक बात मत भूलो, आप जो भी बताओगे, जो भी इश्तेहार दोगे, वो अपनी जगह है, लेकिन
मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तो मेरी जिंदगी है ना। आप मेरे पेट में छुरा लगाओगे और बोलोगे कि मोर की पंखुड़ी लगा रहा हूं या मोर का क्या तो ये ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग चेक करना पड़ेगा मुझे। अनाड़ी एक कान के नीचे आवाज निकालेगा। भाव देखिए, मैं आपको 25 मिनट पे वॉर्न कर रहा हूं, आपको टोक रहा हूं, क्योंकि आपने कहा, मैंने आपसे वादा किया तो मैं 25 मिनट पे आपको टोकूंगा। 25 मिनट हो गए। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं और इसको आधे घंटे में वाइंड अप कर देते हैं, आपकी आवाज को ज्यादा परेशान नहीं करते। देखिए, आज की तारीख में 2011 से लेकर 2026 तक एक जो सबसे बड़ा अंतर आया है वो सोशल मीडिया का आया है। आज जो आप कह रहे हैं कि लोग मीडिया को नहीं मानते, इसका कारण है कि सोशल मीडिया ने पारंपरिक मीडिया को, रेगुलर मीडिया को डिबंक कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन आज अब सोशल मीडिया पे जाते हैं, मेरे बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मैं देखता हूं, वो मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि पापा इंस्टाग्राम में 100 में से 80 फीड मोदी के खिलाफ जा रहे हैं और 20 फीड उसके फेवर में आ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम जैसे पोर्टल्स पे, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सरकार नैरेटिव की लड़ाई हारती दिख रही। अच्छा, ये तो बच्चों की बात हुई। बच्चे इस बात पे कह रहे हैं, देखिए मुझे एक अपना सवाल बना लेने दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि साहब नीट का री एग्जाम हुआ। अब नीट का जब री एग्जाम हो रहा है तो बच्चा नीट के री एग्जाम के लिए पढ़ाई करेगा कि जंतर मंतर पे बैठेगा? तो जो भी बच्चा जंतर मंतर पे बैठा है, जाहिर सी बात है उसका नीट से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। खुद अभिजीत दीपके का कुछ लेना देना नहीं है, राके का कुछ लेना देना नहीं है, सौरभ दास का कुछ लेना देना नहीं है, दहिया का कुछ लेना देना नहीं, इनमें किसी का नीट से कुछ लेना देना नहीं। और वहां जो सैकड़ों हजारों बच्चे पहुंच गए उनका भी नीट से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यंगर जनरेशन में इस तरह की बात चल रही, साहब बच्चों को बहुत मारा, एक नैरेटिव चल रहा है। और जो सीनियर जनरेशन है वो ये कह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार इतनी जैसे कहना चाहिए एरोगेंट हो गई है, इतनी घमंडी हो गई है कि बात करने को नहीं तैयार है। तो ये एक दो नैरेटिव सामने आ रहे भाव, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये मेरा आज का आखिरी सवाल है। ममता को कोई हरा नहीं सकता, ये तो नैरेटिव जीत रहा था 4 तारीख तक। 4 तारीख के बाद क्या होगा? तो वास्तविकता नैरेटिव की जीत नहीं होती, व्यवहार में जीतना पड़ता है। ये हम लोग इंफॉर्म्ड होते हैं ना, इसलिए हमारा प्रॉब्लम है। 250 साल पहले थॉमस जेफरसन ने कहा क्या था वो देखो, ढूंढो जरा। 250 साल पहले जिसने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बड़ा योगदान दिया, वो थॉमस जेफरसन कहता है, आई नेवर रीड अ न्यूज पेपर एंड आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। सो यू आर अनुपम मिश्रा इज इल इन्फॉर्म्ड। समझे? क्योंकि आपके पास 10 नैरेटिव है। तो ये नैरेटिव की लड़ाई कैसे होती है? इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। समझे लड़ाई क्या है? भाव तोरसेकर कंफ्यूज होने के लिए तैयार नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं मीडिया में क्या पिछले 2 साल से भाव तोरसेकर कंफ्यूज होने के लिए तैयार नहीं है, और भाव तोरसेकर को कोई कंफ्यूज कर भी नहीं सकता। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल जो नैरेटिव सामने आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं भाव। हाँ, वो तो है ना। देखो 98% लोग अगर कंफ्यूज नहीं होते तो 2% को कंफ्यूज होने दो, आई हैव नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज करो। क्योंकि वो कंफ्यूज होना चाहते, वो कंफ्यूज होना चाहते हैं ना। बंगाल के लोग, वोटर, आम वोटर कंफ्यूज नहीं हुआ। और बंगाल से भी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, सबसे बड़ा अगर हमारे लिए सबक है तो फाल्ता का वोटिंग। फाल्ता में ममता निकल गई है और डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद ममता के खिलाफ 71% वोटिंग हुई है बीजेपी को। समझे? नैरेटिव पर ज्यादा भरोसा मत रखो। और मोदी और शाह नैरेटिव पर भरोसा नहीं रखते। वो बोलते कि हाँ 98% लोगों को पता नहीं, और 2% बोलते कि ये तो हिटलर है, ये तो तानाशाह है, ये तो नादिर शाह है, और गाली दो। बोलते जोर जोर से गाली दो और गाली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो वोटर है, आम जनता जो है, मैंने जब बोला कि मैं कंफ्यूज नहीं होता, इसका कारण मैं अनाड़ी हूं, मैं ज्ञानी नहीं होना चाहता। मैं ज्ञानी नहीं होना चाहता,
क्योंकि ज्ञानी होने जाओगे तो आपको आसानी से कंफ्यूज किया जाता है, आसानी से कंफ्यूज किया जाता है। तो बात यह है ना कि ये नैरेटिव वगैरह ठीक है, उसमें जीतते रहो, मीडिया में जीतते रहो। पिछले कल एक सीनियर एडिटर है मुझसे बात कर रहा था, तो क्या बात कर रहा है यार। मैंने बोला यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी मोदी संकट में है। मैंने उनको पूछा कि यार 2002 से वो संकट में है, वो निकला कभी ये तो पहले बताओ। मैंने उस संपादक को बोला कि तेरा एक मुझे आर्टिकल दिखाओ कि जिसमें तू बोल रहा है कि मोदी तो संकट से निकल गया। एक बार दूसरे संकट में गिरना है तो पहले संकट से निकलना तो चाहिए। 2002 गुजरात के दंगों से लेकर आज तक मोदी हमेशा संकट में है। और इसलिए तो मैंने 4 मई को सुबह 3 मई को वीडियो डाला था कि 24 तारीख को दोपहर तक मोदी को बीजेपी को बंगाल का चुनाव हारना ही पड़ेगा, क्योंकि 1-2 राउंड की वोट मतगणना होने तक बीजेपी हारना जरूरी है मीडिया में, क्योंकि मोदी को चुनाव जीतना है, मीडिया में डिबेट नहीं जीतना है। तो हम लगातार पिछले 12 साल से देख रहे नेशनल मीडिया में हर दिन मोदी और बीजेपी हारती है, साला मतगणना के बाद जीत जाती। प्रॉब्लम समझो। तो नैरेटिव की लड़ाई चलती रहे, उनको भी चाहिए। अगर सामने वाला देखो, एक बात समझो आप, मोदी आया कहां से? 2011 में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल वगैरह, मोदी तो कोई पिक्चर में था ही नहीं ना, गुजरात का मुख्यमंत्री था। तो मोदी देश के कोने कोने तक ऐसे विरोधी नैरेटिव ने पहुंचा दिया था। मुझे याद है राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसे लोग बीजेपी के प्रवक्ता को छेड़ते थे, उकसाते थे, क्यों नहीं तुम मोदी का नाम डिक्लेयर करते। यानी वो दिखाना चाहते थे कि मोदी का नाम लिया तो बीजेपी हार जाएगी, इसका बीजेपी को भी डर है। और था डर, सही है, लेकिन भाऊ तोरसेकर उस वक्त भी कंफ्यूज नहीं था। मोदी को उम्मीदवार करने से 14-15 महीने पहले मैंने सीरियल लिखी थी, मोदी को लाओ तो बीजेपी को सत्ता में लाएगा, बिकॉज आई वॉज नॉट कंफ्यूज्ड। नैरेटिव से मैं कंफ्यूज नहीं होता, मैं हर खबर को नंगा करता हूं, उसका लिंग चेक करता हूं कि असलियत में मेल है, फीमेल है, हिजड़ा है, जो कोई है, ट्रांसजेंडर है, मैं नंगा करके खबर देखता हूं। तो नैरेटिव का मतलब कपड़े पहने हैं ना, तो नैरेटिव मुझे क्या कंफ्यूज करेगा? मैं बोले कपड़े उतार, नंगा हो जा, मुझे देखना है तू कौन है। तो इसलिए नैरेटिव की लड़ाई वो जीतेंगे, हर दिन जीतते हैं, हर महीने जीतते हैं, हर चुनाव में जीतते। साली मतगणना में गड़बड़ कर जाते, और इसलिए उनका आइडिया क्या है कि वोट चोरी होती है, वरना तो हम जीत जाएंगे। हम अगर डिबेट में जीतते तो साला वोटिंग में क्यों नहीं जीतते? वोटिंग में वोटर पहुंचना पड़ता है। और आज भी अगर देश ढंग से चल रहा है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मीडिया में बहुत बड़ा बवाल है, ये बहुत बड़ा बवाल है मीडिया में। तो और हम लोग खबरों के लिए मीडिया के तरफ देखते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पिछले 2 साल से चैनल देखना, पोर्टल देखना बंद कर दिया। मैं यूट्यूब पर घूमता रहता हूँ, उधर मुझे कोई खटकेगा मैं उठा लेता हूँ, उसकी खबर बना देता हूँ, मेरे लिए वीडियो बना देता हूँ, अलग एंगल निकल आता है। वरना वही बात तो चलती रहती है ना। आखिर एक दिन एक वीडियो तो मैंने देखा, राजदीप सरदेसाई का वीडियो, वो भी बोलने लगा हर 2 घंटे में मोदी सरकार गिराने वाले पत्रकार तैयार हो गए। ये राजदीप बोलने लगा है, तो उससे पता चलता है। तो ये दोनों लोग, एक जाते जाते एक पुरानी 77 के जमाने की बात है, आपके यूपी वाले 2-3 यहाँ थे, शोभनाथ सिंह करके एमएलए थे, उनके यहाँ हमारा अड्डा होता था, लोहियावादी थे। तो उन्होंने एक बढ़िया कहानी बताई। एक बनिया बैठा था अपने दुकान पर और सामने से ठाकुर जा रहा था, तो ठाकुर है ना, तो बनिया ने कहीं गलती से अपने मूछ को हाथ लगाया, तो ठाकुर गुस्से में आ गया, साला हमको मूछ दिखाता है, देखता है तुझे? तो बोला देखो जो देखना है।
वो जाता है अपने लट्ठे बनाता है, उनको बादाम पिस्ता दूध पिलाता है, मुर्गे खिलाता है, और 15 दिन बाद है चल मुझे मुंह छुटाकर दिखा रहा है। तो बोला हुआ क्या? अरे उस दिन मैं जा रहा था, तू मुंह ऊपर करके मुझे दिखा रहा है, चल अभी मैदान में आ, मेरे लट्ठे तैयार है। तो बोला क्यों? लेकिन बोला मूछ, अच्छा अच्छा मूछ की बात है, वो बनिया होता है मूछे नीचे कर देता है, अपनी मूछे नीचे करके दिखाते हैं, अब खुश हो? हाँ बोला, ठाकुर को मूछ उठा के मत दिखाओ, वो खुश होके जाता है। लेकिन उसमें ठाकुर की 2 बीघा जमीन इसी बनिया के भाई के पास गिरवी रखी जाती है, समझे? दिल्ली में बैठे दोनों एक तरीके से बनिया हैं, तो बीच में मुंह छुटा कर दिखाते, ये दौड़ पड़ते, अपनी जमीन गिरवी लगते, लट्ठे तैयार करते, अपना ही घाटा कर देते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि देखो मैदान में उतर कर लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी, इनको लड़ना नहीं है, इनको लड़ना नहीं, इनको कंफर्ट जोन में रहना है। अरे ये सरकार गिराएगी तो सरकार बनानी पड़ेगी। आपको मजाक लग रहा है, राहुल गांधी भी जानते हैं, बाकी सब जानते हैं अपोजिशन में, कि मोदी की सरकार गिराई तो हमको बनानी पड़ेगी, और बनाई तो चलानी पड़ेगी। ये गाली खा के भी चला रहा है, अच्छा है भाई तू ही चला ले, हम बीच बीच में आपको गाली देंगे। वो बोलते हाँ गाली दे दो, आपको मुझे गाली देने के लिए मैं ही फैसिलिटेट करूंगा, समझे? उसे राजनीति बोलते, उसे राजनीति बोलते। हम फालतू के माथा पच्ची करते बैठते। चले भाव, आप अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, फिर बाद में आप कहते हैं बहुत समय हो गया। देखिए जो बेसिकली भाव जो बात कह रहे हैं, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है लूजिंग द बैटल एंड विनिंग द वॉर, यानी एक मौके पे एक झड़प हार जाना और जाते जाते एक बात बोल लूंगा। चाइना का बहुत बड़ा 2000 साल पुराना एक वॉर स्पेशलिस्ट जिसको मानता है, युद्ध नीति का, युद्ध कला का मास्टर माना जाता है, सन त्सू करके, उसका एक कोट जाते जाते बोलूंगा कि जो युद्ध जीत जाते हैं ना, वो पहले जीत जाते हैं, बाद में युद्ध में रण में कूद पड़ते हैं। और जो हारने वाले होते वो युद्ध में कूद जाते हैं और बाद में सोचते हैं ये जीतना कैसे, समझे तुम? The art of war, the art of war, आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर। तो भाऊ ने आपको युद्ध नीति सिखाई, बड़ी फेमस किताब है, अगर आप देखना चाहें तो देखें। इसके अलावा बात वही है कि मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भाऊ ने जिस बात से बात शुरू की थी कि भाई मोदी संकट के बाहर कब रहे हो, तो जब से आए संकट में, इनफैक्ट जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से संकट में, 2001-2002 से संकट में। द पॉइंट इज कि कई बार ये बातें होती कि ये मामला भाजपा के खिलाफ जा रहा है, वो मामला भाजपा के खिलाफ जा रहा है, और अंततः वो उनको फेवर करता है। जैसे ये बात बहुत ज्यादा कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और अपने वोटर्स को ममता की दया पे छोड़ दिया, वो वोटर अब उनको कभी वोट नहीं देगा, पर हुआ उल्टा, हम सबने देखा। तो भाव की बात एकदम सही है। और आप में से जो लोग चाहे, देखिए अगर आप लोग जाकर इसको यूट्यूब पे फिल्म देखेंगे, मजेदार फिल्म है, मैं आजाद हूँ, अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, मनोहर सिंह, अनुपम खेर, तो आप, और जावेद अख्तर द्वारा चुराई गई, लिखी गई नहीं, मैं चुराई गई कहता हूँ। और अगर जो आप में से लोग हैं अंग्रेजी देख सकते हैं, वो 1941 की मीट जॉन ब्लैक भी देख सकते हैं, मीट जॉन डो भी देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। तो भाई आपका यहाँ आने के लिए, और जिस समय आज आपने मुझे कॉल करके कहा कि अनुपम मैं आजाद हूँ देखिए, और उतने ही से मैं एक्साइट हो गया, तो क्योंकि वो मैंने फिल्म देखी 1989 में, वो कॉलेज में था मैं, तो मुझे एकदम से पूरा क्लिक कर गया, जॉन डो भी क्लिक कर गया, अमिताभ बच्चन भी क्लिक कर गया। लेकिन फिर आपने कहा कि देखो उसकी हीरोइन भी स्टेज पे पहुंच गई, शबाना आजमी। तो दैट वाज वंडरफुल। भाव यहाँ आने के लिए और इतनी खूबसूरत उदाहरण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।